नमस्कार, अपने पसंदीदा शो देश हित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और हमेशा की तरह सबसे पहले आज भी आपको यही बताऊंगा कि देश हित की तमाम सिलसिलेवार खबरों के बीच वो 4 खबरें कौन सी रहने वाली हैं जो आज आपको देखनी चाहिए। मकबरा और मंदिर को लेकर के जो विवाद चल रहा था उसमें चंद नेता मुस्लिमों को भड़काने के लिए बाबरी वाला एंगल लेकर आ गए। जी हां, और एक नेता ने तो गोली से डराने वाला बयान तक दे दिया। कौन है जो नफरती फसाद फैलाने की तैयारी कर रहा है, सबसे पहले बताऊंगा आपको। दिन में मकबरे के पास कुछ लोगों ने हमले की कोशिश की तो रात में कुछ लोगों ने मंदिर के चबूतरे को नुकसान पहुंचा दिया। क्या मकबरे का बदला चबूतरे से निकाला गया? एक रिपोर्ट तैयार की है हमने, दिखाएंगे आपको। फिर अब सरकार चलाए या फिर सांसद खुद चलाएं, वर्क के घर हथौड़ा तो चल कर रहेगा। रात 8:27 पर दिखाएंगे कि कैसे उन्हें अवैध अतिक्रमण पर कानूनी फटका लगा है और जोर का लगा है। फिर 120 बहादुर पर कैसे बुरे फंस गए अभिनेता फरहान अख्तर, यह भी एक रिपोर्ट है जो आप देखेंगे। इसके अलावा भी तमाम खबरें होंगी, लेकिन अब आप देखने जा रहे हैं देश हित की कवर स्टोरी। उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला 2 दिन से खूब चर्चाओं में है। वजह वो मकबरा है जहां कल हिंदूवादियों ने तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद अब माहौल शांत है, लेकिन तनाव वहां लगातार बना हुआ है। इसी बीच कुछ भाईजान हैं जो शांति को संग्राम में बदलने की मंशा पाले हुए हैं। मजार में जो कुछ टूट फूट हुई थी उसे योगी सरकार ने फिर से बनवा दिया है, लेकिन सियासी चिंगारी के जरिए मुस्लिमों को भड़काने के लिए अब गोली और बाबरी वाला एंगल ढूंढा जाने लगा है। कैसे ढूंढा गया और किसने ढूंढा, देखिए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो, सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। खुली छूट दी गई है, मुसलमानों को टारगेट किया जाए या किसी मस्जिद दरगाह पर आप हमले कर दीजिए, खुली छूट दी गई है। फतेहपुर में मकबरे पर फसाद हुआ तो भाईजान को उसमें सियासी मौका नजर आया और फिर एक के बाद एक टूट पड़े सियासी फसाद में। ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। फसादी ब्रिगेड के जुबानी टारगेट से रूबरू कराएंगे। उसके पहले इन तस्वीरों को याद कीजिए, उसके बाद योगी फोर्स का एक्शन भी देख लीजिए, जिसे विधानसभा में योगी के मंत्री ने बताया है। 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ 150 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये मुद्दा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी गूंजा। फतेहपुर में इतना बड़ा सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का कार्य हुआ है, उस सबको हम उठाना चाहते हैं। 29 नंबर पर अगर सरकार नहीं चाहेगी तो सरकार उठाने नहीं देगी। थाना कोतवाली फतेहपुर 11/8/2021 को शाम को 6:21 पर इस पर रिपोर्ट लिखी गई। मालूम 10 लोगों के नामजद है और 11वां 150 लोग अज्ञात, इसमें नामजद रिपोर्ट है। मालूम सदन में जवाब मिल गया, लेकिन अब इसमें गोली वाला एंगल आया है ताकि मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर ना रहे। विवाद को नफरती फसाद में बदलने की कोशिश करने वालों में सबसे पहला नंबर है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का, जिनको लगता है कि उपद्रवी अगर मुसलमान होते तो गोली मार देते। जो देश में ये करा रहे हैं ना, इतनी नफरतें मत बो कि काटना मुश्किल हो जाए। अगर सामने मुसलमान होता तो सीने पर गोली मारते हो। बीजेपी का जिला अध्यक्ष था तो आप कह रहे हैं हमने समझा बुझा के शांत कर दिया। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद मजार मस्जिद विवाद में गोली मारने को लेकर भड़काने में जुट गए तो हैदराबाद के भाईजान बड़े ओवैसी इसे बाबरी ढांचे से जोड़ने में लग गए। ये तो एक बेहतरीन मिसाल है मुसलमानों से हेटरेट की और उनको अप्रेस करने की, जो उत्तर प्रदेश में हुआ है कि दरगाह पर हमला, खबरों को तोड़ना। तो ऐसा लग रहा था कि फिर दोबारा 1992 वापस आ रहा है क्या। मुस्लिम नेताओं ने तनाव में मौका देखा तो भाईजान भड़क गए, लेकिन उसके पहले योगी प्रशासन ने तोड़ी गई मजार को फिर बनवा दिया।
जो कर चूक हुई उसका लगभग रात में FIR भी हुई है, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और हम लोग प्रशासन इस सारकैली से खुश हैं कि उन्होंने जो लोगों ने हिंदू मुस्लिम को सौहार्द बिगाड़ने का काम किया है और सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ FIR हुई है, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुसलमानों को गुस्सा कम नहीं हुआ। ईटा लिए खड़े हैं, पत्थर लिए खड़े हैं, डंडे लेकर आए हैं, पाइप लेकर आए लोहे के, जिस पाइप से उन्होंने हमारे मकबरे के अंदर जो दरगाहें बनी थी उनको पाइप से तोड़ा गया है। ये चीज़ हुई है गलत हुई है और आस्था जुड़ी हुई है और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए किसी को। जो है वही रहेगा। कब से कितना पुराना है ये? 500 साल पुराना है। मकबरे पर धावा बोलने वालों ने उस विवाद को हरा कर दिया जो काशी के ज्ञानवापी और संभल की जामा मस्जिद से मिलता जुलता है। संभल का महत्व, संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं। फतेहपुर भी क्या विवाद का नया केंद्र बनने जा रहा है, क्योंकि हिंदू इसे प्राचीन मंदिर बताते हुए दावा करते हैं कि मकबरे के भीतर त्रिशूल और हिंदू चिन्ह बने हैं, तो मुसलमान इसे अकबर के पोते का बनवाया गया बताते हैं और नवाब अब्दुल समद का मकबरा मानते हैं। फतेहपुर मकबरा निश्चित रूप से सनातन संस्कृति सभ्यता वाले स्थान है, भगवान बुद्ध भगवान शंकर का स्थान है, वहाँ पर मंदिरों का चिन्ह पाया गया है। कभी भी कतई नफरती लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इमरान मसूद साहब की ये जाती राय हो सकती है, बाकी प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सबके लिए एक जैसी है। वहाँ के बड़े बड़े मंत्री हैं, करीब 10 से 20 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। मौलाना से लेकर संत तक इस मामले में कूद पड़े हैं, तो अखिलेश यादव भी योगी सरकार को घेरने में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है, डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना। अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल उठाने वाले अखिलेश के आरोप तब उल्टे पड़ गए जब उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता भी मकबरे की तोड़फोड़ में शामिल पाए गए। इसीलिए पप्पू चौहान नाम के सपा कार्यकर्ता पर केस दर्ज हुआ, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल करने के लिए पप्पू यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन हिंदूवादियों के इस मिशन का अगला पार्ट अभी बाकी है, क्योंकि जन्माष्टमी पर फिर मकबरे में पूजा पाठ का ऐलान किया गया। जैसा कि लोग कहते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हिंदू मंदिर के कुछ अवशेष मिले हैं, तो उस हिसाब से तो अगर अवशेष है तो उसको जो है ना हिंदुओं की उसमें होना चाहिए था। हमें सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के इस तरह के बचकाने बयानों से बचने की जरूरत है, तभी हम जो साझी विरासत है उसको संरक्षित रख सकेंगे। हिंदू मकबरे में महादेव को खोजा जा रहा है। पत्थर बरसाने वाले फतेहपुर के मुस्लिम मोहल्ले में भाईजान भी टकराव की फिराक में है। इन सब के बीच योगी फोर्स तैयार है कि अब कोई बवाल हुआ तो धर्म नहीं, उपद्रव का कर्म देखकर अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या मकबरे पर हमले का बदला सनातनी चबूतरे से निकाला गया? यह सवाल यूपी के बहराइच के हिंदूवादी लोग पूछ रहे हैं। दरअसल फतेहपुर से 248 किलोमीटर दूर बहराइच में भारी पुलिस फोर्स लगानी पड़ी। वजह है एक सनातनी चबूतरे को नुकसान पहुंचाना। हिंदू समुदाय का आरोप है कि चेहलुम के ताजिया निकालने के दौरान मुस्लिम समुदाय ने न सिर्फ उनके चबूतरे को क्षतिग्रस्त किया, बल्कि बजरंग बली का झंडा भी उल्टा कर दिया और नीम के 4 पेड़ काट डाले। पुलिस एक्शन में आई और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इलाके में तनाव अब भी कायम है। क्या बहराइच में फतेहपुर का बदला लिया गया? मकबरे की जगह देवस्थान का चबूतरा तोड़ा गया। ये 2 तस्वीरें यूपी के अलग अलग हिस्सों की, मगर दोनों जगह की घटना एक दूसरे से मिलती जुलती है। फतेहपुर में कल दोपहर हिंदू संगठनों ने एक मकबरे को पुराना मंदिर बताया और पुराना मंदिर बताते हुए तोड़ने की कोशिश की, तो शाम होते होते फतेहपुर से करीब 250 किलोमीटर दूर बहराइच में एक देवस्थान का चबूतरा तोड़ा गया और इसको लेकर नया हंगामा है।
बहराइच के राम गांव में देवी मां का यही चबूतरा, जिसे लेकर सारा हंगामा। बताया जा रहा है कि धर्म विशेष के लोगों ने ताजी के रास्ते में पड़ने वाले चबूतरे को खंडित किया, वहां लगे पेड़ को काट डाला, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए और प्रदर्शन किया। यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये जो रोड है, जो मेन रोड है, उसको गांव वालों ने यहाँ पर पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है और ये यहाँ पर रस्सी बांध दी गई है। ये देखिए, ये यहाँ से रस्सी बांध दी गई है, सड़क पे गाड़ी खड़ी कर दी है और जिसके कारण जो ट्रैफिक जाम है वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ट्रैफिक जाम यहाँ पे लग गया है। लोगों से बात कर लेते हैं कि ये क्या तरीका है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये क्या तरीका है, ये बताइए, ये बताइए, ये क्या तरीका है। रात में जैसे चौथा बना वैसे ही रात में पेड़ खड़ा हो जाएगा, हम लोग रास्ता खाली कर देंगे। नहीं, लेकिन ये तरीका क्या है, इससे तो लोगों को दिक्कतें हो रही है पीछे। हमको दिक्कत आएगी तभी तो सरकार को पता चलेगा। तो पुलिस वाले को आपने देखा ही है किस तरीके से रातों रात को चौतरा बनवा दिया गया। हालांकि पुलिस ने फौरन 7 लोगों को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की। जो चबूतरा खंडित हुआ उसे दोबारा बनाया गया, लेकिन पूरा मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। ये सद्भावना बनाने का काम यहाँ की स्थानीय पुलिस नहीं कर रही है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से जा करके पूरे विवरण को बता करके और समुचित कार्रवाई करने का हम आग्रह करेंगे। क्या कदम उठाएंगे आप, क्योंकि ये बहराइच आपका है, आप यहाँ के विधायक हैं, क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सामाजिक सौहार्द बना रहे वो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो क्या कदम उठाने? हमको कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इतने प्रभावी हैं और इतने संवेदनशील हैं कि ऐसे मामलों में उनका 0 टॉलरेंस रहता है। सवाल ये उठता है कि बहराइच में जो हुआ वो कहीं फतेहपुर कांड की प्रतिक्रिया तो नहीं। फतेहपुर में जिस तरह हिंदू संगठनों के लोगों ने मकबरे में घुसकर मजार को तोड़ा, वहां भगवा झंडा लहराया, कहीं मुस्लिम संगठनों ने बहराइच में उसी का गुस्सा तो नहीं निकाला। मैं बहराइच में मौजूद हूँ और ये वो मेरे पीछे जो ये चबूतरा आप देख रहे हैं, ये यहाँ की जो देवी माँ है उनका ये चबूतरा है और इसी चबूतरे को यहाँ पर तोड़ दिया गया था। हालांकि प्रशासन के द्वारा इस चबूतरे को रात में दोबारा से इस चबूतरे को बना दिया गया है, रात में बनाया गया है। इसलिए आप ये देखिए, ये मैं छू के दिखाऊं, ये देखिए, ये अभी भी गीला है, तो इस चबूतरे को दोबारा से यहाँ पे बना दिया गया। ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि बहराइच का ये इलाका संवेदनशील माना जाता है। 1 साल पहले दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहाँ के महाराजगंज कस्बे में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है, जिसके बाद हंगामा हुआ था। और अब एक बार फिर हिंदू त्योहारों के शुरू होते ही धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ करके माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल करने के लिए तो सीएम योगी लगातार एक्शन में रहते ही हैं, लेकिन अब अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी एक्शन तेज हो गया है, क्योंकि ये अतिक्रमणकारी विकास की रफ्तार में रोड़ा अटका रहे हैं। ऐसे में अब योगी का बुलडोजर मैदान में उतर आया है। काशी हो या कानपुर, संभल हो या गौतम बुद्ध नगर, हर जगह बुलडोजर गरज रहा है और अवैध कब्जे पर कहर बरपा रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगाई ही नहीं, अतिक्रमणकारियों का इलाज भी योगी के बुलडोजर से ही हो रहा है। तस्वीरें कानपुर के जाजमऊ इलाके की हैं, जहां की जनता अतिक्रमण से करा रही थी। वीआईपी रोड पर बिरयानी वाला निजाम अवैध अतिक्रमण का दरबार सजाकर बैठा था। आम रास्ते पर दबंगई की भट्टी लगा दी गई थी और अतिक्रमण का निजाम नगर निगम को मनमानी वाला ठेंगा दिखा रहा था। चांद हो या निजाम, यूपी में हर अतिक्रमणकारी का अंजाम एक ही है। अगर मनमानी करोगे तो बाबा का बुलडोजर आएगा और इंसाफ वाला रास्ता बनाएगा। जाजमऊ में भी ऐसा ही हुआ। नगर निगम का बुलडोजर जैसे ही वीआईपी रोड पर गरजा, अतिक्रमणकारी अपना अपना सामान लेकर भागते नजर आए। जिन्होंने अकड़ दिखाई, उनकी अकड़ को पीले पंजे के वार से जमींदोज कर दिया गया। कानपुर ही नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ संभल में भी इंसाफ का बुलडोजर गरजा। संभल वो जिला है जहां अतिक्रमण नासूर बन गया है। ऐसे में सीएम योगी ने प्रशासन को संभल की सर्जरी का जिम्मा सौंपा है।
यहाँ कट्टरपंथियों ने 3 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कब्रिस्तान बना दिया था, लेकिन कब्जे वाली मनमानी पर प्रशासन का बुलडोजर चला तो कट्टरपंथी मंसूबे कब्र सहित उखड़ गए। मनमानी का बुलंद दरवाजा भी बुलडोजर की एक चोट में ही जमींदोज हो गया। ये ग्राम शेर खां सराय तहसील संभल में नवीन पर्ते की भूमि है। यहाँ पर लगभग 3 बीघा जमीन में पुरानी कब्रें बनी हुई हैं, जिसकी बेदखली का मुकदमा तहसीलदार संभल के न्यायालय में चला धारा 67 राजस्व संहिता के तहत। वहाँ उनके न्यायालय से बेदखली का आदेश पारित किया गया और बेदखली के आदेश के बाद उसकी कहीं अपील नहीं हुई। उसके क्रम में आज यहाँ हम लोग आए हुए हैं और उस जमीन पर कब्जा प्राप्त कर रहे हैं। संभल एक संवेदनशील जिला है, ऐसे में कार्रवाई के दौरान योगी फोर्स की तैनाती के साथ साथ ड्रोन से निगरानी रखी गई। कुछ स्थानीय लोगों ने एक्शन का विरोध किया, लेकिन योगी सरकार के संकल्प के आगे ये विरोध बौना साबित हुआ। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी व्यवस्था है, जिम्मेदारी हमारी है, उसके हम कर रहे हैं ताकि कोई यहाँ शांति भंग होने की कार्रवाई न कर सके। सर किसी प्रकार का यहाँ तो विरोध वगैरह तो नहीं, किसी अभी तक तो कोई विरोध नहीं है। पहले इनको बता दिया गया था, इनकी मांग थी कि पहले सीमांकन करा दिया जाए कि किधर सरकारी जमीन है किधर प्राइवेट जमीन है। तो सीमांकन जो है इनकी उपस्थिति में करा दिया गया है, पक्षों की उपस्थिति में, इसलिए वर्तमान कोई विरोध नहीं है इसका। संभल में प्रशासन का बुलडोजर चला तो अवैध अतिक्रमण की ईंट दर ईंट उखड़ती चली गई। अवैध कब्जे का शिलापट्ट मिट्टी में मिल गया। बुलडोजर ने अवैध कब्रिस्तान को हटाकर विकास का नया रास्ता बना दिया है। कानपुर और संभल की तरह ही गौतम बुद्ध नगर में भी प्रशासन का बुलडोजर गरजा। दनकौर में नोएडा प्राधिकरण की बेशकीमती जमीन को बुलडोजर एक्शन के बाद अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। कानपुर, संभल और गौतम बुद्ध नगर में हुआ ये बुलडोजर एक्शन अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश है। बाबा के बुलडोजर ने एक बार फिर बता दिया कि सरकारी जमीन को कब्जाने वाली मनमानी पर रोक नहीं लगी तो अंजाम वही होगा जो कानपुर, संभल और गौतम बुद्ध नगर में हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का चादर और फादर गिरोह एक्टिव है, जो सनातनियों को टारगेट कर रहा है। ईसाई मिशनरियों की फंडिंग के दम पर गरीब हिंदुओं को पैसे का लालच दिया जा रहा है। प्रार्थना सभा की आड़ में ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इस अधर्म को अंजाम दे रहे हैं फादर गैंग के नवरत्न, जिन्हें योगी फोर्स ने बुलंदशहर से सबूतों के साथ गिरफ्तार किया है। बाइबल, ब्रेन वॉश का सामान, नो मोबाइल, धर्मांतरण का प्रमाण पत्र और धर्मांतरण के ठेकेदार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये फादर गिरोह के वो नवरत्न हैं जो बुलंदशहर में धर्मांतरण वाली साजिश को अंजाम देते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इस कैंडल गैंग में चमत्कार दिखाने वाला फादर है, गरीबों का ब्रेन वॉश करने वाला ब्रदर है, अनुसूचित जाति की महिलाओं को अच्छे भविष्य के भ्रमजाल में फंसाने वाली सिस्टर भी है, जो उत्तर प्रदेश में ईसाई मिशनरियों के ऑर्डर पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का धंधा चला रहे थे। थाना सिकंदराबाद की पुलिस टीम को सूचना मिली कि ग्राम वीर खेरा में कुछ बाहरी लोग आकर स्थानीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पे कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और इनके द्वारा ये बताया गया कि वे आसपास के जनपदों में घूम फिरकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और स्थानीय लोगों को जो है रुपए का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में परिवर्तन कराते हैं। गरीब हिंदुओं को ईसाई बनाने वाला ये गैंग पिछले 10 सालों से पश्चिमी यूपी में एक्टिव है। इस गैंग ने सनातन विरोधी साजिश के लिए बाकायदा हेड ऑफिस खोल रखा है। इनके हेड ऑफिस का पता ध्यान से सुनिए, NI बाइबल चर्च, नसीरपुर, नेहरू नगर, गाजियाबाद। गाजियाबाद में हेड ऑफिस खोलना इनकी धर्मांतरण की साजिश का हिस्सा है, क्योंकि गाजियाबाद से पश्चिमी यूपी के जिलों तक पहुंचने में कुछ ही घंटे लगते हैं। इस गैंग के एजेंट जैसे ही धर्मांतरण की जमीन तैयार कर देते थे, ये नवरत्न कुछ ही घंटों में धर्मांतरण का सर्टिफिकेट बांटने गाँवों में दाखिल हो जाते थे। प्रारंभिक पूछताछ में इनके द्वारा जो है जनपद बुलंदशहर के अलावा आसपास के जनपदों में भी जो है ईसाई धर्म का प्रचार कर लोगों का जो है प्रलोभन करके उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तन कराने का प्रयास किए जाने की स्वीकृति की गई है।
कैंडल गैंग के ये नवरत्न धर्मांतरण जैसे संगठित अपराध के शातिर खिलाड़ी हैं। कतार में खड़े ये सभी आरोपी अलग अलग जिले या राज्यों से हैं। ये तभी इकट्ठे होते हैं जब एक बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराना होता था, लेकिन योगी फोर्स के रडार में आते ही ये सलाखों के पीछे पहुंच गए। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, इसमें सिकंदराबाद से पप्पन और रवि, सलेमपुर थाना से प्रदीप पारछा, दीपक कुमार नोएडा जनपद गौतम बुद्ध नगर से, कृष्णा बेनीवाल फरीदाबाद से, राजेंद्र कुमार गाजियाबाद से, नीलम जनपद गाजियाबाद से और आशु ये थाना सिकंदराबाद ग्राम बेरखेड़ा के निवासी हैं। यूपी के बुलंदशहर में भी धर्मांतरण की उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा था, जिस पैटर्न पर पिछले दिनों सीतापुर, सिद्धार्थनगर और शाहजहांपुर के फादर गिरफ्तार हुए थे। बुलंदशहर में गिरोह का सदस्य पप्पन गांव के अलग अलग घरों में प्रार्थना वाला चमत्कार दिखाता था। इन प्रार्थना सभाओं में ज्यादातर दलित और गरीब परिवार की महिलाओं को बुलाया जाता था, जिनका ब्रेन वॉश करने के लिए पहले ईसाई प्रार्थना करवाई जाती, फिर धीरे धीरे हिंदू रीति रिवाज छोड़ने की बात समझाई जाती। आरोपी पप्पन ने जब बड़ी तादाद में लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया, उसके बाद धर्मांतरण के नवरत्न कट्टरपंथी सर्टिफिकेट लेकर गाँव में दाखिल हो गए, लेकिन इस बार पकड़ लिए गए। मौके से जब पुलिस जांच करती है तो उनके पास से 2 बाइबल की किताब मिलती हैं। उसके अलावा कुछ ईसाई धर्म की प्रार्थना के पंपलेट मिलते हैं, एक कैश बुक मिलती है, कुछ नकदी मिलती है। इसके अलावा कुछ धर्म परिवर्तन कराने के प्रमाण पत्र भी जो दिए जाते थे वो भी पुलिस को यहाँ से बरामद हुए। पश्चिमी यूपी में धर्मांतरण के इतने बड़े रैकेट का खुलासा होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। मांग की जा रही है कि इस गैंग से जुड़े और लोगों की तलाश कर उन्हें भी फौरन सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। पहले इनकी एक साधारण स्थिति थी, अब इन्होंने जो है जीवन यापन अच्छे से ये गुजर कर रहे थे, संसाधन भी काफी जुटा लिए हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर वगैरह थे। सरकारी महकमे में भी कोई परिवार का है इनका? हाँ, इनके परिवार से सेंट्रल गवर्नमेंट में कई लोग एम्प्लॉय भी। उत्तर प्रदेश में पिछले 1 महीने में करीब 6 जिलों में धर्मांतरण का फादर गैंग पकड़ा जा चुका है। ऐसे में पुलिस इस गैंग के फंडिंग सोर्स का पता लगाने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेजुबान जानवर कोई समस्या नहीं है, उन्हें हटाना क्रूरता है, ये कहना है राहुल गांधी का। और इस लिस्ट में मेनका गांधी, एक्टर वरुण धवन, जानवी कपूर, जॉन इब्राहिम जैसे लोग भी अब आ गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के करीब 5 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया है। तो उससे डॉग लवर्स नाराज हैं। देश में डॉग बाइट पर हटाओ वर्सेस बचाओ की फाइट शुरू हो गई है। इंदौर में परीक्षा देने जा रही एक छात्रा पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया। कुशीनगर में एक मासूम को घर की सीढ़ियों से कुत्ते खींच लाए और नोच डाला। छोटी बच्ची को कुत्तों ने अपना शिकार बनाया और उसे कीचड़ में पटक कर काटते रहे और इस छोटी सी बच्ची को भी इन कुत्तों के आतंक का सामना करना पड़ा। वो चीखती रही और वो नोचते रहे। आवारा कुत्तों के हमले के ऐसे कितने ही वीडियो आपने भी सोशल मीडिया पर या टीवी पर देखे होंगे। देश के कई राज्यों से ऐसी तस्वीर रोज ही आती है। आवारा कुत्तों के हमले पर संसद में दिए आंकड़े बेहद भयानक हैं। देश में साल 2024 में कुत्तों के काटने के करीब 37 लाख केस सामने आए। डॉग बाइट से होने वाले रेबीज के केसेस में 54 लोगों की मौत हुई। पशुपालन राज्य मंत्री ने 22 जुलाई को लोकसभा में ये आंकड़े दिए तो उसमें एक मौत और जुड़ी। दिल्ली में 6 साल की बच्ची छवि शर्मा की, उसे 30 जून को एक कुत्ते ने काट लिया था। इलाज के बावजूद 26 जुलाई को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आवारा कुत्तों के काटने से होने वाली मौतों का मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंच गया और उसके बाद जो हुआ उसने एक नई बहस छेड़ दी है। आवारा कुत्तों को हटाया जाए या वैक्सीनेशन किया जाए। कि आपके जो स्ट्रे डॉग्स हैं आप उनका स्टेरिलाइज करवाएं। अगर आपको पॉसिबल है आप उनके लिए कुछ शेल्टर बनवाएं। उनको ज़्यादा नहीं, दिन में एक टाइम फुल मतलब भरपेट उनको खाना मिलना चाहिए। तो मैं आराम से वॉक कर रही हूँ, पीछे से 3-4 कुत्ते आते हैं और एकदम से मतलब मैं गिर गई 2 या 3 बार। तो मैं अब इतनी डरी हुई हूँ, मैं घर से बाहर अकेले नहीं निकलती हूँ। मेरे खुद के बेटे को जब वो 7 इयर्स का था एक पागल कुत्ते ने इतनी बुरी तरह से फाड़ा था कि आज भी उसकी एक छाती दबी हुई है। कम से कम 30-40 डॉग्स होंगे। भोला गार्ड को तो बोलता है जी हम कुछ नहीं कर सकते, ये लोग उनको
फीड करते हैं तो वो यहाँ से जाएंगे। कुत्तों पर गंभीर चर्चा इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस गंभीर मुद्दे पर न सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि देश की राजधानी के लिए एक बड़ा आदेश भी दे दिया। दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर सड़क से हटाने को कहा है। सभी आवारा कुत्तों को विशेष शेल्टर होम में भेजने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने हिदायत दी कि ये कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं लौटने चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में डॉग बाइट्स की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, रेबीज के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, एक तय वक्त दिया है कि शेल्टर होम्स बनाए जाएं और तमाम स्ट्रे डॉग्स को वहां पर शिफ्ट किया जाए, जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले लोग, पार्कों में घूमने टहलने वाले बुजुर्ग और बच्चे बेफिक्र होकर रह सकें, घूम सकें, टहल सकें। इस फैसले से वो लोग खुश हुए जिन्हें आवारा कुत्तों से परेशानी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, बहुत अच्छा दिया। ये एक बहुत अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का, इसकी हम सराहना करते हैं। ये कुत्ते जो है छोटे बच्चों को, बड़े को भी जो है नोच खाते हैं, काटते हैं, बहुत ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस पे रोक लगाना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक धड़ा खुश है तो डॉग लवर्स नाराज भी हैं। इसीलिए तो वो सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें देखिए, कुछ कुत्ता प्रेमी विरोध करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, खूब हंगामा हुआ। ऐसे ही कुछ लोग मोमबत्ती जलाकर दिल्ली के इंडिया गेट पर भी प्रदर्शन करने पहुंच गए और जस्टिस फॉर डॉग की मांग करने लगे। ये मुद्दा सिर्फ गलियों और सुप्रीम कोर्ट के गलियारों तक चर्चा में नहीं है, बल्कि जनता से लेकर सियासतदान भी इसमें कूद पड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आपत्ति जताते हुए कहा है, शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल अपनाया जाना चाहिए। इससे बिना क्रूरता के भी डॉग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है। राहुल ही नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सवाल उठाए हैं। कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी और स्टाफ और सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर बनाने को अव्यवहारिक बताया है। हम 3 लाख कुत्ते उठा लें और उनको पाउंड में डाल दें, चलिए कर लिया। आपने 15,000 करोड़ रुपए खर्चा किया, आपने 5 करोड़ रुपए हफ्ते में ना गरीबों को खिलाने के बजाय आपने कुत्तों को खिला दिया। आपने 1.5 लाख लोगों को नौकरी पर दे दी और तनख्वाह हम लोग चुकाएंगे। तो ये सब करने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर वो 3 लाख कुत्ते बाहर से आएंगे और दिल्ली भर जाएगी। बिकॉज जहाँ खाना है वहाँ जानवर है, वहाँ इंसान है, वहाँ चींटी है। जानवरों के साथ क्रूरता बताकर इस आदेश का विरोध हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश क्यों देना पड़ा, ये भी समझिए। दिल्ली की आबादी करीब 2.5 करोड़ है, जबकि कुत्तों की संख्या करीब 10 लाख है। 2024 में यहाँ कुत्तों के काटने के करीब 68,000 मामले सामने आए। इस साल 25,000 से भी ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ये तो सरकार को लेना चाहिए था, जो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है लोगों को। बच्चों को कितनों को नुकसान होता है इसमें, हर जगह पे, हम बुजुर्गों को तो सब जगह दिक्कत है। सर्वोच्च अदालत का फैसला है तो दिल्ली के साथ ही एनसीआर के सभी शहरों के निकायों को मानना पड़ेगा। लेकिन कुत्ता पकड़ो अभियान में कई चुनौतियां हैं, क्योंकि लाखों आवारा कुत्तों के लिए संसाधन चाहिए। इसके अलावा विरोध भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं, ये चाहे इंसान की हो या जानवर की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात उस इंसान की जिसे 10 रुपए ने जानवर बना दिया। ये सुनकर आप बेशक चौंके होंगे, लेकिन ये सच है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में महज 10 रुपए के विवाद में कुछ लोगों ने एक ऑटो ड्राइवर को लाठी डंडों और पत्थरों से इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी जान पर बनाई। दिल दहला देने वाली इस घटना ने इंसान के इंसान होने पर ही सवाल खड़े कर दिए। भीड़ को चीरता हुआ एक आदमी हाथ में लाठी ले आता है और एक शख्स पर टूट पड़ता है। ये पहला वार, दूसरा वार और ये तीसरा वार। पिट रहा नीली शर्ट वाला युवक खुद को बचाने के लिए लाठी पकड़ लेता है। इसी बीच सफेद पैंट पहने एक और शख्स आ जाता है और ईंट उठाकर नीली शर्ट वाले के सिर पर दे मारता है। देखिए, ईंट का पहला वार, ये दूसरा वार और ये उसके चेहरे पर तीसरा वार। पिट रहा युवक जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच 2 और युवक आ जाते हैं। एक ईंट से वार करता है, जबकि दूसरा डंडे से ताबड़तोड़ प्रहार शुरू कर देता है। ये पहला वार, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां।
इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नूह में दो पक्षों में हिंसक झड़प की खबर है। छतों से पथराव किया गया है, बोतलें फेंकी गई हैं। हिंसक झड़प में दर्जनों लोगों के घायल होने की भी खबर है। गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है सुरक्षा के चलते। वहां गाड़ी पार्किंग को लेकर के ये विवाद हुआ और ये विवाद इतना हिंसक हो गया कि अब ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे वहां तोड़फोड़ की गई है, छतों से पत्थर और बोतल बरसाए गए हैं। गाड़ी की पार्किंग को लेकर के यह विवाद शुरू हुआ दो पक्षों में और तस्वीर आपके सामने है। नूह का यह इलाका जिसे अब पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार छतों से पथराव किया गया, बोतलें फेंकी गई हैं। आगजनी की घटना हुई है, आप देख सकते हैं आसपास की दुकानों से किस कदर धुआं उठ रहा है। भीड़ अचानक बेकाबू हुई और दो पक्षों में यह हिंसक झड़प हुई है। गाड़ी पार्किंग इसकी वजह बताई जा रही है। गाड़ी पार्किंग को लेकर के विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया नूह में कि वहां जमकर बवाल हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई। अब पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। स्थिति वहां नियंत्रण में है, लेकिन अभी भी हालात तनावपूर्ण बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश का संभल अक्सर चर्चाओं में रहता है। जब से जामा मस्जिद में सर्वे के खिलाफ हिंसा हुई थी, उसके बाद से संभल में हर एक्शन सुर्खियां बटोरता रहा। अब तो वहां योगी फोर्स का हथौड़ा या फिर बुलडोजर चलने की तैयारी हो रही है, वो भी किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि वहां के सांसद पर। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। अखिलेश के सांसद बर्क के घर पर चलेगा योगी का बुलडोजर। यह सवाल अब संभल की गलियों से निकलकर लखनऊ होते हुए दिल्ली तक चर्चा में है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेता पर कार्रवाई का पहाड़ टूटने वाला है। जी हां, ये समाजवादी पार्टी के सांसद महोदय हैं। पूरा नाम है जियाउर रहमान बर्क। संभल के रहने वाले हैं। यहीं पर है इनका ये मकान जिस पर योगी फोर्स का बुलडोजर नजरें गाड़े बैठा है। पता है क्यों? क्योंकि जियाउर रहमान बर्क के घर का कुछ हिस्सा अवैध है। बिना नक्शा पास करवाए उसका निर्माण करने का आरोप है, जिसका मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। कई बार बर्क को नोटिस दिया गया, लेकिन बर्क ने न तो नोटिस का संतोषजनक जवाब दिया और न ही अवैध हिस्सा हटाया। लेकिन अब एसडीएम कोर्ट ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है, मतलब योगी फोर्स एक्शन के लिए तैयार है। मैं इतना कह सकता हूं कि न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वोपरि है और उसको मानना प्रत्येक सरकार का, चाहे वो किसी भी दल की हो, उसका कर्तव्य बनता है। और ये जवाबदेही सरकार है। जाहिर सी बात है, जो न्यायालय का निर्णय है वो सर माथे। संभल की एसडीएम कोर्ट ने जियाउर रहमान बर्क के घर पर अब समझिए अल्टीमेटम का बोर्ड लगा दिया है। हथौड़ा खुद चलाओ वरना हम चलाएंगे। बर्क के घर के अवैध हिस्से में फ्रंट सेट, पीछे बनी दीवार, कॉलम, छत समेत कई हिस्सों को तोड़े जाने के आदेश जारी किए गए हैं। योगी फोर्स ने संभल दंगों का आरोप झेलने वाले जियाउर रहमान बर्क के घर के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। अगर अवैध निर्माण ध्वस्त नहीं किया तो 1,35,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। क्या योगी का बुलडोजर भी चल सकता है? धारा 9 के तहत उन पे 1,35,000 की पेनल्टी की गई है, जो उन्होंने बिना नक्शा पास कराए और बिना सूचना दिए मौके पर निर्माण कार्य किया था उसके क्रम में। और सेटबैक में जितना एरिया आ गया है उसको कंपाउंड नहीं किया जा रहा है। 1 मीटर चौड़ाई और 14 मीटर की लंबाई में, तो वो पोर्शन में जितना निर्माण है वो उनको हटाना होगा। 30 दिन का समय उनको दिया गया है। अगर 30 दिन के अंतराल में वो नहीं हटाएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसको हटाया जाएगा। संभल के सांसद बिजली चोरी के आरोपों में भी जुर्माना झेल चुके हैं। उन पर बिजली विभाग ने जुर्माना लगाया था। इतना ही नहीं, संभल हिंसा भड़काने में भी उनकी भूमिका का आरोप है। अभी मुझे उसकी ऑर्डर के आदेश की कॉपी नहीं मिली है। मिल जाए तो मैं अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से आगे का फैसला लूँगा कि उस पर क्या मुझे आगे स्टेप लेना है।
लेकिन यही है कि कोई चीज़ इस टाइप की सिर्फ राजनीतिक वजह से जोड़ करके इस टाइप की चीज़ों को अंजाम देना सरे से गलत है और इसकी मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। अब सांसद महोदय के घर पर बुलडोजर एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। बर्ग के पास महीना भर बचा है। अब वो या तो खुद ही अवैध हिस्से पर हथौड़ा चला दें, वरना योगी फोर्स का हथौड़ा तो चलेगा ही। मतलब हर हालत में सांसद के घर पर हथौड़ा चलेगा। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज कई महिलाओं ने एक संकल्प पत्र वाला फॉर्म भरा। इस फॉर्म में लिखा है कि वो धर्मांतरण गैंग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगी, उन लोगों के खिलाफ अभियान चलाएंगी जो मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक्टिव है। विजय वाहिनी नाम से संगठित होकर के महिलाओं ने धर्मांतरण के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। के लिए हिंदू नाम रखकर तिलक लगाकर और हिंदू लड़कियों को बेला कुचलाकर षड्यंत्र पूर्वक उन्हें नशे की लत लगाने उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। एमपी में विश्वास विजय वाहिनी की हिंदू महिलाओं का लव जिहाद के खिलाफ ये नया संकल्प है। ये मैसेज है समाज के भीतर छिपे उन भेड़ियों के लिए जो हिंदू बेटियों को निशाना बनाते हैं। ये मैसेज है बलरामपुर वाले छांगुर गैंग को। ये मैसेज है आगरा वाले धर्मांतरण कराने वाले गैंग को। ये मैसेज है उस अनवर कादरी को जिस पर लव जिहाद के सनसनीखेज आरोप लगे हैं कि अब हिंदू बेटियों को धर्मांतरण के लिए फांसने की कोशिश की तो उनकी खैर नहीं। एमपी के भोपाल में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू महिलाओं से ये संकल्प पत्र भरवाया जा रहा है। संकल्प पत्र को गौर से पढ़ेंगे तो ये साफ शब्दों में लिखा है कि लव जिहाद को रोकने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, यानी एक्शन तगड़ा होगा लेकिन कानून को हाथ में लेकर नहीं। किसी भी बहन बेटी को लव जिहाद जैसे कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। हम एक एक घर में जाकर इसके खिलाफ माहौल बनाएंगे। ये सुनिश्चित करेंगे, निगाह रखेंगे कि ऐसा कोई मामला ना हो। स्कूल, कॉलेज, जिम, कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल, इन सब में जाकर हर एक को लव जिहाद के खिलाफ जागरूक करेंगे। असल में यासीन मछली और अनवर कादरी जैसे लोग मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का जो रैकेट चला रहे हैं उससे हिंदू बेटियां खतरे में हैं। बहुत सुनियोजित तरीके से ये भाईजान सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर खुद का हिंदू नाम रखते हैं और फिर उन्हें प्रेम जाल में फांस कर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही विजय वाहिनी के संकल्प का फॉर्म पब्लिक डोमेन में आया, सियासी पलटवार शुरू हो गया। कांग्रेस शासनकाल में तो कभी भी लव जिहाद की बात नहीं हुई, लेकिन भाजपा के 2 दशकों की सरकार में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ते ही चले गए। और अब देखिए आप, उस पर राजनीति हो रही है, इवेंटबाजी हो रही है। अरे ये पूरे तरीके से फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर का। भोपाल जैसे शहर में लव जिहाद की घटना होना ये बताता है कि सरकार पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर में फेल है। जनवरी 2020 से 15 जुलाई 2025 तक मध्य प्रदेश में कथित लव जिहाद के 283 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 71 मामले नाबालिग लड़कियों से संबंधित हैं। जिलेवार आंकड़ों में इंदौर में सबसे ज्यादा 74 मामले सामने आए हैं। उसके बाद भोपाल में 33 मामले, खंडवा में 12, उज्जैन में 12, छतरपुर में 11 मामले दर्ज हैं। मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून है, लेकिन बावजूद इसके हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण का डर्टी गेम खेला जा रहा है। इंदौर की बीजेपी नेता उषा ठाकुर ने 2 दिन पहले ही ऐसे धर्मांतरण गिरोहों को चेतावनी दी थी। आपको भी सम्मान से जीने का अधिकार दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने पुत्र, अपने पति, अपने परिवार के पुरुषों को कठोर निगरानी करें और लव जिहाद जैसे घृणित अपराध में शामिल होने वालों को सरकार और कानून के साथ साथ मुस्लिम समाज की मातृशक्ति स्वयं भी दंडित करे, तभी वो सच्ची माँ और महिला कहलाएगी। एमपी, यूपी, उत्तराखंड तक जबरन धर्मांतरण का जो जाल फैला हुआ है उसकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं। उन पर नकेल भी कसी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई अब्दुल्ला, कोई रहमान, बबलू बनकर, मनोज बनकर हिंदू बेटियों को टारगेट करता है। महिला विजय वाहिनी अब इसका करारा जवाब देने के लिए तैयार है। भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उत्तराखंड के धराली में कुदरत की विनाश लीला पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन जिस तरह के हालात अभी वहां बने हुए हैं उसे देखकर लग रहा है कि धराली महज ट्रेलर था। तबाही तो अभी बाकी है, जिसकी तस्वीरें अब राजधानी देहरादून से सामने आई। यहां आसमान से ऐसा कहर टूटा कि नहरों के शहर के नाम से मशहूर देहरादून लहरों पर सवार नजर आने लगा। धराली की तबाही तो अभी ट्रेलर है। कुदरत के गुस्से की पूरी पिक्चर बाकी है। कुदरत का ये गुस्सा इस वक्त नहरों के शहर देहरादून में देखने को मिल रहा है। उफनती और गरजती हुई ये रिस्पना नदी, लहरों का उफान और उनका शोर कलेजा दहला देने वाला है। बताया जा रहा है कि मसूरी के पास जंगलों में बादल फटने से रिस्पना का मिजाज थोड़ा बिगड़ गया है। रिस्पना में आए उफान से इसके किनारे बसी सैकड़ों बस्तियों के लिए खतरा पैदा हो गया। कुछ घर तो नदी की धारा में ही समा गए। ये वीडियो देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर ये घर उफनती लहरों का हिस्सा बन गया। रिस्पना नदी के उफान में तपोवन क्षेत्र भी गोते लगाता नजर आया। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा था। दर्जनों मवेशी लहरों के साथ ही बह गए। ये वीडियो देखिए कितनी तेजी के साथ सैलाब अपने साथ इन जानवरों को बहा कर ले जा रहा है। कोई इन्हें बचाने के लिए भी कुछ कर नहीं सका। सोमवार को देहरादून में बारिश ने 74 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे में देहरादून में 200 mm बारिश हो गई। 1951 के बाद दून घाटी ने ऐसी मूसलाधार बारिश देखी है। इसका असर ये हुआ कि आसपास बहने वाले नदी नाले उफान पर आ गए और उन्होंने शहर का रुख कर लिया। पूरा शहर लहरों में सवार नजर आने लगा। तस्वीरें देखिए, सड़कों पर लहरें तांडव करती नजर आ रही हैं। रोड निकल गई। भारी बारिश और नदियों में उफान के चलते देहरादून के औद्योगिक क्षेत्र IT पार्क में तो हालात बेहद भयावह हो गए। पूरा इलाका मानो समंदर में तब्दील हो गया। सड़कों पर उफनते सैलाब ने कब्जा कर लिया। गाड़ियां पानी पर तैरती नजर आने लगी। हालात देखकर दून वासियों के तो होश ही उड़ गए। लगता है पानी का बहाव उस तरफ ही है सारा। IT पार्क के एक बिजली घर के पास पानी की रफ्तार डराने वाली थी। सैलाब तेजी के साथ इस बिजली घर के चारों तरफ लगे लोहे के बैरिकेड तोड़ने पर आमादा था। उन्हें बचाने के लिए एक ट्रैक्टर की मदद ली गई। देहरादून के प्राचीन टपकेश्वर मंदिर के नीचे बहने वाली तमसा नदी भी उफान पर नजर आई। तमसा का जलस्तर बढ़ने से पानी मंदिर के भीतर तक आ गया। मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया। आमतौर पर इस मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन तमसा के तेवर देखकर मंदिर के आसपास लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में एक ही रात में 252 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो पिछले 74 सालों में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। इसके चलते जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। शहर में कई जगहों पर सड़कें मलबे में दब गई। घरों और दुकानों में पानी घुस गया और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर भारी मात्रा में मलबा आने से टिहरी जिले के चंबा, धनोल्टी, कद्दूखाल जाने वाले मार्ग पर आवाजाही बंद हो गई। उधर धराली में आई तबाही के दिन उत्तरकाशी के हर्षिल में बनी आर्टिफिशियल झील से खतरा बढ़ता जा रहा है। भारी बारिश के अलर्ट ने सरकार और प्रशासन के माथे पर शिकन ला दी है। झील का पानी निकालने के लिए उत्तराखंड जल विद्युत निगम और सिंचाई विभाग की टीमें मोर्चे पर डटी हैं। उत्तरकाशी के डीएम खुद मौके पर मौजूद हैं और झील से पानी निकालने के काम में हाथ बटा रहे हैं। ये झील अगर टूटी तो हर्षिल कस्बे का भी धराली जैसा हाल हो सकता है। जो लेक बन गई है हर्षिल और धराली के बीच में, उसको लेके प्लान क्या है सर? ये टास्क को बताया गया है कि कोशिश करें आइडेंटिफाई करने का कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या
तरीके हो सकते हैं जिसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट एजेंसीज भी हैं जिनके टच में हम लोग हैं, तो जो भी बेस्ट है हम लोग करेंगे। धराली में लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है, लेकिन इस काम में जुटी टीमों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। करीब 80 एकड़ में फैले मलबे में बड़ी बड़ी चट्टानों के साथ पत्थर तो हैं ही, साथ में बहकर आई मिट्टी और रेत खुदाई में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। कुछ हिस्सों में दलदल जैसी स्थिति है। यहाँ खुदाई के काम में लगी मशीनें काम नहीं कर पा रही। मशीनें जहाँ से मलबा हटाती हैं, आसपास से गीला मलबा फिर वहाँ आकर इकट्ठा हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर खुदाई मैनुअल तरीकों से ही करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में अभी अभी पिटा है, लेकिन गीदड़ भपकी देने से अपनी बाज नहीं आता। मुल्ला मुनीर अमेरिका पहुंचे तो ट्रंप की गोद में बैठकर वहां से धमकी दे डाली। पाकिस्तान से बिलावल भुट्टो जरदारी धमकी दे रहा है। लगता है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का इंतजार है, जब हमले सिर्फ टेरर कैंप को नहीं मिट्टी में मिलाएंगे, मुल्ला मुनीर के बंकरों को भी मटिया मेट कर रहे हैं। हिंदुस्तान के खिलाफ गीदड़ भपकी ब्रिगेड के ये 3 चेहरे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी। इनकी धमकियों का असर हिंदुस्तान पर क्या है, सबसे पहले वो सुनो। खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना, फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा। और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी उधर करेगा, फिर डैम खोल देगा, कोई गोली नहीं चलेगी, सुनामी आ जाएगा। बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कोई आशंका नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं। भवक्ते पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान ने फफक्ते पाकिस्तान में तब्दील कर दिया। अब फिर कुकुरमुत्ते की तरह सिर उठाता आसिम मुनीर गीदड़ भपकी दे रहा है। मुनीर ने फ्लोरिडा में एक निजी डिनर में कहा, हम एक परमाणु शक्ति, अगर हमें लगता है कि हम खतरे में हैं तो हम दुनिया के आधे हिस्से को साथ ले जाएंगे। हम इंतजार करेंगे जब तक भारत कोई बांध नहीं बनाता, और जब वो बनाएगा तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है, हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। ये वही मुल्ला मुनीर है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रावलपिंडी का अपना आर्मी हेडक्वार्टर छोड़कर बंकर में छिप गया था, और अब अमेरिका की गोद में बैठकर भारत को धमकी दे रहा है। इसका जवाब आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी दे चुके हैं। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he has become field marshal. और अब बात उस फिल्म की जिसकी कहानी 1962 में चीन के साथ हुई रेजांगला की जंग लड़ने वाले हिंद की फौज के असली जांबाजों से जुड़ी हुई है। मेजर शैतान सिंह और उनकी बटालियन के 120 सैनिकों ने चीन की सेना को छठी का दूध याद दिला दिया था। यह सब कैसे हुआ, यही फिल्म 120 बहादुर में दिखाया जाएगा। लेकिन अभी फिल्म का टीजर ही आया है और विवाद शुरू हो गया है। विवाद खड़ा किया है यादव महासभा ने। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इसे। 1962 में चीन के साथ हुई रेजांगला की जंग में 3000 चीनी सैनिकों को धूल चटा देने वाले मेजर शैतान सिंह की जांबाजी और बहादुरी की कहानी बड़े पर्दे पर उतरने वाली है। डायरेक्टर फरहान अख्तर खुद फिल्म में मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाते नजर आएंगे। हौसले और बलिदान से जुड़ी इस फिल्म के टीजर को खूब पसंद किया जा रहा है, लेकिन टीजर की रिलीज के साथ ही फिल्म विवादों से भी घिरती दिख रही है। अखिल भारतीय यादव महासभा ने फिल्म पर सवाल उठा दिए हैं। हमने लीगल नोटिस दिया है फरहान अख्तर साहब और उनकी प्रोडक्शन कंपनी को। उसमें कहा गया है कि नंबर 1, मूवी को रिलीज होने के पहले जो शहीद परिवार हैं उनको, तो 2 सैनिक अभी जिंदा हैं उनको, और यादव महासभा के प्रतिनिधियों को उसको एक बार आप दिखाओ। फरहान अख्तर और उनकी कंपनी को यादव महासभा ने नोटिस क्यों भेजा है, अब वो समझिए। रेजांगला की ऐतिहासिक लड़ाई मेजर शैतान सिंह के साथ जो चार्ली कंपनी ने लड़ी थी, वो एक पूरी अहीर बटालियन थी। उसके तमाम जवान अहीर समुदाय से थे, जबकि मेजर शैतान सिंह राजस्थान के राजपूत समाज से थे। यादव महासभा का कहना है कि फिल्म का टीजर देखकर लग रहा है कि पूरी कहानी मेजर शैतान सिंह के इर्द गिर्द बना दी गई है
और अहीर सैनिकों के शौर्य का कोई जिक्र नहीं किया गया है। उनकी मृत्यु युद्ध शुरू होने के 4 घंटे बाद हो गई थी। उसके बाद युद्ध पूरा लड़ा यादव सैनिकों ने लड़ा। हमारी इसमें मांग ये है कि कहानी में तो यादव सैनिक, अहीर सैनिक जो वहाँ लड़ रहे थे बिना हथियारों के, उनकी भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए। उनका चित्रण जो है, उनका चरित्र चित्रण फिल्म में पूरा होना चाहिए ताकि उनका अपना मान, शहीदों का मान बना रह सके। यादव समाज के नाम से बने कई सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस फिल्म के विरोध में कैंपेन चलाया जा रहा है और फिल्म निर्माता फरहान अख्तर को चेतावनी दी गई है कि अगर फिल्म में अहीर समाज के आने वाले सैनिकों की कहानी और शौर्य का जिक्र नहीं हुआ तो वो फिल्म को नहीं चलने देंगे। हमारी यही मांग है कि उसका तो रिलीज होने से पहले वो आपको दिखाई जाए और जो हमारे सजेशन उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाए और फिर रिलीज करेंगे। हालांकि फिल्म के निर्माता फरहान अख्तर का दावा कुछ और ही है। ये फिल्म बननी चाहिए, लोगों तक ये कहानी सिर्फ शैतान सिंह जी की कहानी नहीं, मतलब उनके साथ में जो 120 अहीर जो सोल्जर्स थे उन सब की कहानी पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पर जो उन्होंने किया वो बिल्कुल मतलब इट्स अनबिलीवेबल। वो मतलब आप विश्वास नहीं कर पाएंगे जब आप ये कहानी देखेंगे।